So, before we start with that of applications of resonance or mesomeric effect, I want to share 3 particular topics to you. ठीक, small topics, but इसका बहुत ज्यादा यूज होगा बेटा. ठीक, मैं चाहता तो मैं नहीं भी इसको करता, लेकिन इसको मैं करना चाहता हूं, क्लास में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. ठीक, तो आज आपको सबसे पहले करवाऊंगा बेटा मैं सर इफेक्ट. सर इफेक्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर इफेक्ट? अलग से है बेटा. सर इफेक्ट का मतलब है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस. क्या? स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. ठीक, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस? ठीक, स्टीरिक होता है बेटा बल्की ग्रुप की वजह से, बल्क की वजह से. इनहिबिशन का मतलब रुकना, बल्क की वजह से रुक जाना, इसको स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहते हैं. इसको समझाने के लिए मैं आपके पास 2 बड़े एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके. ठीक, देखो बेटा, एक मैंने एग्जाम्पल लिया, यानी फिनोल के ऊपर 3 नाइट्रो लगा दिए. इसको बेटा कॉमन नेम में हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड. ठीक है बच्चों, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक नाइट्रो को डिटेल में बताता हूं आपको. ठीक, इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, सिर्फ एक नाइट्रो को डिटेल में ले रहा हूं. N डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहां क्या? पॉजिटिव. ठीक, और बाकी NO2 को मैं ऐसे लिख देता हूं. ठीक, मुझे एक ही बताने की जरूरत है. अब देखो बेटे, इसमें हम रिजोनेंस करने की कोशिश करते हैं. लेट वी डू रिजोनेंस इन दिस पर्टिकुलर. ठीक, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे. जैसा कि यहां के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहां आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो? जिसकी वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते हैं, और जिसकी वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते कि नहीं जा सकते हैं. इसलिए अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा बनना चाहिए इसका? क्या अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का बनना चाहिए? ओ, यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. यहां पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड. ओ के साथ क्या सा आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड. क्योंकि नाइट्रोजन को जो इलेक्ट्रॉन मिले वो तो आगे चले गए, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा कि नहीं रहा? और बाकी अपनी जगह पर लगा रखे हैं मैंने, ये और ये. ठीक, अब हमारे पास यहां के इलेक्ट्रॉन मान लो यहां आए, यहां के यहां आए, और यहां के इलेक्ट्रॉन्स आगे यहां जाएंगे. इजंट इट? यानी दिस नाइट्रो इज पार्टिसिपेटिंग इन रिजोनेंस. ये जो नाइट्रो लगा है ये ऑर्दो पे लगा है ना, तो दिस पार्टिसिपेट्स इन रिजोनेंस. अब इसी मॉलिक्यूल को थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूं मैं. ठीक, और मैंने मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बना दिया. यहां आयोडीन लगा दिया है, NO2 NO2. ठीक है बच्चों, बेटे इस मॉलिक्यूल का नाम हम दे देते पिक्राइल आयोडाइड. पिक्राइल आयोडाइड, ये पिक्राइल आयोडाइड है बच्चों. समझ में आई मेरी बात? अब इसमें भी आयोडीन के ऊपर लोन पेयर तो है, तो इसको भी थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश करें. क्या हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऐसे बनना चाहिए कि नहीं? आयोडीन डबल बॉन्ड
N, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव 1 पॉजिटिव, क्या ऐसे बनना चाहिए था स्ट्रक्चर? हाँ जी, कैसे बनना चाहिए था? अब सेम ही अगर हम ध्यान दें तो इसमें सब कुछ सेम है, वैसी ही कंजुगेशन हमारे को दिखाई दे रही है जैसे ऊपर थी, पर इसमें क्या हुआ, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रो में नहीं जाते, यानी ये नाइट्रो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। ठीक होता क्या, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, यानी ये जो नाइट्रो है जो ऑर्दो पे लगा है, दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिजोनेंस। बेटा ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? ऊपर भी तो ऐसा ही था बेटा। क्या होता क्या है कि हमारे पास ये जो आयोडाइड है, दिस आयोडाइड, ठीक, दिस इज द बल्की ग्रुप, इजंट इट? आयोडीन बड़ा होता है कि नहीं होता है? वो इस नाइट्रो को रिपेल करता है, ठीक, जो कि ऑर्दो पे लगा हुआ होता है। ठीक, तो ऑर्दो पे जो नाइट्रो रिपेल कर दिया तो ये नाइट्रो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। और रिजोनेंस की कंडीशन क्या थी? स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। अब क्योंकि इसकी रिपल्शन की वजह से आउट ऑफ प्लेन हो गया तो स्ट्रक्चर नो लॉन्गर इज प्लेनर, तो ये नाइट्रो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, ना ही ये नाइट्रो पार्टिसिपेट कर पाएगा। ओनली सिर्फ यही नाइट्रो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये तो इससे दूर है ना भाई, ये तो आउट ऑफ प्लेन नहीं गया। तो जब कोई बल्की ग्रुप अपनी ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए बल्की ग्रुप को स्टीरिकली हिंडर करता है, स्टीरिकली उसको रिपल्शन देता है, तो ऑर्थो वाला ग्रुप जो है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है और वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस। तो मतलब क्या है कि व्हेन अ बल्की ग्रुप takes a group present on ortho positions out of plane, thus inhibiting its resonance। इसको बेटे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस कहते हैं। ठीक, तो स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस क्या होती है कि अगर कोई बल्की ग्रुप अपने ऑर्थो पे लगे हुए ग्रुप्स को रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने देता है तो उसको स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस कहते हैं, क्योंकि वो उसको आउट ऑफ प्लेन कर देता है। बोलो समझ में आया? जैसे इसमें मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, हमें बोला ये ए है, ठीक, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है, ये ई है और एफ है, और हमें बोला कौन कौन से नाइट्रो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक, NO2 कैन पार्टिसिपेट इन रिजोनेंस में कौन कौन से पार्टिसिपेट कर पाएंगे? देखो बेटा, OH बहुत छोटा सा ग्रुप था तो इसने इसको आउट ऑफ प्लेन नहीं किया, तो यहां तो रिजोनेंस हो गई, लेकिन आयोडाइड बड़ा ग्रुप था तो इसने इसको आउट ऑफ प्लेन कर दिया। तो बेटा यहां पे ए भी पार्टिसिपेट करेगा रिजोनेंस में, करके दिखाया ना मैंने, इसी तरह से बी भी करेगा, इसी तरह से सी भी करेगा। पर यहां डी और ई जो ऑर्थो पे पड़े हुए हैं वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे, उसका रिजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। सिर्फ ये ग्रुप एफ जो है दैट कैन पार्टिसिपेट इन रिजोनेंस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर कहां पे ये होता है ये और कहां नहीं होता है, स्टीरिक इनहिबिशन कब होती है? बेटा सिर्फ 3 ग्रुप है जो सर इफेक्ट शो नहीं करते। कितने?
तीन ग्रुप है जो सर इफेक्ट शो नहीं करते। एक OH, OH क्योंकि छोटा सा है, दूसरा F छोटा सा है, तीसरा NH2 और छोटा सा है। ये जो तीन ग्रुप हैं, दे डू नॉट गिव सर इफेक्ट। ये सर इफेक्ट नहीं देते, बाकी सारे ग्रुप सर इफेक्ट देते हैं। वो अपने ऑर्थो पे पड़े हुए ग्रुप्स को हमेशा आउट ऑफ प्लेन कर दिया करते हैं, ठीक। उससे उसकी रिजोनेंस का कैरेक्टर खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे आपको पता है कि नाइट्रो का -R होता है ना, लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन चला गया तो उसका -R बहुत ही कम हो जाएगा। -R विल बी वेरी वेरी लेस। समझ में मेरी बात आई? जैसे इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और समझाता हूं। ये तो हो गया कि रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है, ठीक। देखो बच्चे, एक क्वेश्चन और समझाते हैं अपन सर को। सर इफेक्ट में अगर मान लो हम ऐसा ही कुछ और सोच लेते हैं और कोई ऐसा ग्रुप ले लेते हैं जो बड़ा ग्रुप हो, ठीक, और बड़े ग्रुप के साथ कोई और दो पे दूसरा ग्रुप हो, ठीक, तो वो आउट ऑफ प्लेन करेगा और उसके इफेक्ट को होने नहीं देगा। जैसे मान लो, इधर ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये N यहां पे CH3 और यहां CH3 है और यहां पे NO2 है। एक ये है बच्चों, ये भी CH3, ये भी CH3, बॉन्ड लाइन है ना ये, तो यहां पे भी CH3, यहां पे भी CH3। एक दूसरा मॉलिक्यूल है और वो ऐसा है, ठीक, NO2। अब बेटे मेरे को एक क्वेश्चन इस पे दे दिया गया, बोला कि इन दोनों में से बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताओ, किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। देखो बच्चे, बेसिक कैरेक्टर हम दो तरह से देखते हैं, एक लोन पेयर का देना, एक लोन पेयर का देना, समझ में आई, और एक H पॉजिटिव का लेना। लोन पेयर देना इज लुईस बेस और H पॉजिटिव लेना ब्रॉन्स्टेड बेस। बोलो समझ में आती है? और अगर किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर देना है, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर देना है, तो एक बात सिंपल सी है कि रिलीजिंग ग्रुप चाहिए। अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन देना क्या होगा? मुश्किल। अब इलेक्ट्रॉन कौन से देने हैं इसने? ये वाले देने हैं। इलेक्ट्रॉन कौन से देने हैं? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसने देने हैं, जो मैंने आपको ऊपर लिख के दिए नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक। यही इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हुआ करते हैं बच्चे, ठीक। हमें इसमें बोल दिया गया कि इसमें से कौन है जो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा या ज्यादा बेसिक है, ठीक। देखो बच्चे, यहां क्या हो गया कि इस नाइट्रो के ऊपर क्या कोई सर इफेक्ट लगा? नहीं लगा। तो ये अपना -I तो देगा ही देगा और -R भी देगा, दोनों देगा कि नहीं देगा? यानी दिस इज अ विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, खींचेगा तो देना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑन द अदर हैंड, यहां पे ये जो दो बल्की ग्रुप, अल्काइल ग्रुप्स आर आल्सो बल्की, अल्काइल ग्रुप्स को हम क्या मान के चलते हैं? बल्की। तो उससे इसमें क्या हो गया? इसमें फिर से सर इफेक्ट हो गया, ठीक। यानी इसने, इन दो ग्रुप ने इसको भी प्लेन से आउट किया होगा, थोड़ा सा इसने प्लेन से आउट किया होगा। अगर एक ग्रुप प्लेन से आउट होता है, दूसरा भी तो होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होगा। तो इसका R इफेक्ट -R इज डिमिनिश्ड, कम हो जाएगा ड्यू टू सर इफेक्ट। तो -R कम हो गया तो विड्रॉइंग पावर कम हो गई, विड्रॉइंग पावर कम हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन देना क्या हो गया? इजी हो गया। तो बोलो क्या इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? किसके बेसिस पे बोला गया बच्चे? सर इफेक्ट के बेसिस से, कि यहां पे नाइट्रो आउट ऑफ प्लेन हो जाने की वजह से उसका R इफेक्ट डिमिनिश हो गया था, क्योंकि दो ग्रुप ने इसको आउट ऑफ प्लेन धकेल दिया था। पर यहां -R -I दोनों था, इस वजह से ऐसा था। इसी क्वेश्चन में मान लो आपको बोला डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर लगा दे। किसका? डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर लगाएं। डाइपोल मूवमेंट इज पोलैरिटी। डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है? पोलैरिटी है ना, मतलब डाइपोल मूवमेंट का भाई।
क्या बोलते हो? क्या डायपोल मूवमेंट का मतलब पोलैरिटी होती कि नहीं? तो अब हम इसमें डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर लगाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चे, ये एक रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा है। अब समझ में आता है जिसके ऊपर लोन पेयर पड़ा हो कौन सा इफेक्ट देता है, प्लस आर। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है। ठीक, क्लियर हो रहा है? ठीक, इसमें पर प्रॉब्लम क्या हो गई, इसमें इसने इसको थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन कर दिया है। किसने? इन ग्रुप्स ने। इन ग्रुप्स ने इसको आउट ऑफ प्लेन कर दिया है, जबकि यहां पे इस ग्रुप को आउट ऑफ प्लेन कर दिया है। तो यानी ये तो दे देगा, पर क्या ये उतना ले पाएगा? तो इसके डायपोल हल्के हल्के क्या हो जाएंगे, यहां दोनों एड ऑन होने हैं और यहां इतना एड ऑन नहीं होना है। एक और एग्जांपल इसमें देता हूं, समझने की कोशिश करना, कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है। मान लो डायपोल मूवमेंट के लिए मैं ये एग्जांपल तुम्हें देता हूं, दैट विल बी फार बेटर देन अबव वन, क्योंकि अबव में और भी चीजें लगती है ना, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा इजी एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, देखो बेटे, ये मेरे पास एक है और ये मेरे पास दूसरा है, NCH3 CH3 NO2। क्या इसमें कोई भी ग्रुप आउट ऑफ प्लेन गया? क्या इसमें कोई साइड इफेक्ट हुआ? तो ये ग्रुप यहां इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, है ना? तो दोनों डायपोल एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं? जब दोनों डायपोल एक ही डायरेक्शन में होते क्या एड ऑन हो जाएंगे? एड ऑन होंगे तो नेट डायपोल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहां का mu जो है जब हमने निकाला वो 6.9 डेबाय पाया गया। कितना पाया गया? 6.9 डेबाय। जब मैंने इधर बात की, इधर इस ग्रुप ने इसको थोड़ा आउट ऑफ प्लेन किया कि नहीं किया? तो जितने इलेक्ट्रॉन ये दे सकता था क्या उतने दे पा रहा है? आउट ऑफ प्लेन है तो रिजोनेंस कम हो गई ना, पूरी तरह खत्म नहीं होती है कभी रिजोनेंस, थोड़ी डिमिनिश हो जाता है इफेक्ट। तो इसका जो प्लस आर इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो गया, इसका तो अपनी जगह पे रहा। क्या इतना ऐड हो जाएगा जितना यहां पे ऐड हुआ? तो इसका डायपोल मूवमेंट जब हमने ढूंढा तो वो 4.1 डेबाय आया। इसका मतलब ये ज्यादा पोलर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके दोनों डायपोल क्या हो गए थे, ऐड, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में थे, कोई आउट ऑफ प्लेन में नहीं था। ये ऊपर से दे रहा था, ये ले रहा था, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में। डायपोल हमेशा क्या कर जाते हैं, एड ऑन। पर क्या यहां पे एग्जैक्टली उतने इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है? इसका प्लस आर इज डिमिनिश्ड। ठीक, इसका प्लस आर इज डिमिनिश। किसकी वजह से? सर इफेक्ट की वजह से। और उसके चलते ये इतने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास डायपोल मूवमेंट कम है। बोलो समझ में आया? देयर इज लॉट, इसमें बहुत कुछ है पढ़ाने को, लेकिन अभी सिर्फ सर इफेक्ट समझ में आया तुम्हारे को, स्टीरिक इनहिबिशन समझ में आई। पर एक खास बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कई लोग स्टीरिक इनहिबिशन और दो इफेक्ट इसको सेम समझ लेते हैं। बिल्कुल नहीं, ये लड्डू लोग बोलते हैं। ठीक, आपको पता है आपका पढ़ाने वाला टीचर लड्डू नहीं है ना? तो और दो इफेक्ट एक अलग बात है, स्टीरिक इनहिबिशन एक अलग बात है। ठीक, अभी और दो भी करवाऊंगा, पर पहले बोलो सर इफेक्ट समझ में आया? कि और दो पे अगर कोई बल्कि ग्रुप लगे हैं और उसके ऊपर जो बल्कि ग्रुप लगा है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो दोनों आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे। उसकी वजह से रिजोनेंस का इफेक्ट थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। इसको स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस कहा जाता है। बोलो क्लियर? एप्लीकेशन करने के लिए भी टाइम पड़ा है हमारे पास, बहुत सारी एप्लीकेशन है इसमें। ठीक है जी। इसी तरह से बेटे एक और इफेक्ट लेते हैं, ठीक, जिसको बोलते हैं सिप इफेक्ट। सर के बाद सिप इफेक्ट। नो, सिप इफेक्ट क्या होता है बेटा? बेटा सिप इफेक्ट होता है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। क्या बोला? स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोन को लेने में स्टीरिक इनहिबिशन। बेटा लोग इसको भी और दो बोल देते हैं, लड्डुओं वाली बात, पता होता नहीं ना तो ऐसे ही करते हैं। ठीक, आप देखो सिप इफेक्ट क्या है, प्लीज इधर ध्यान देंगे। मान लो एक मेरे पास यहां पर
ये मॉलिक्यूल है, बेटा ये है एनिलीन। क्या बोलेंगे इसको? एनिलीन। इसका नाम है एनिलीन। बेटा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर दे सकता है, लोन पेयर दे सकता है, तो ये क्या होगा? बेसिक होगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला कैसा होता है? बेसिक होता है, ये बेसिक होगा, है ना। इसी के साथ मैंने एक और मॉलिक्यूल ले लिया से ये NH2, और यहां बेटा मैं CH3 लगा देता हूं, यहां मैं CH3 लगा देता हूं। अब बेटा अभी तक समझ में, बेसिक मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, है ना। तो बेटा अगर कोई रिलीजिंग ग्रुप लगे, अगर कोई रिलीजिंग ग्रुप लगे, तो एक बात बताओ, वो बेसिक रिएक्टर को बढ़ाएगा कि कम करेगा? बढ़ाएगा ना, क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देना इजी होगा। तो यहां पे एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर इन दोनों में, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, एक्सपेक्टेड ऑर्डर बेसिक कैरेक्टर है कि 2 इज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट होता होगा, ये रिलीजिंग होता होगा, ठीक। पर प्यारे बच्चों, हमने जब एक्चुअल ऑर्डर देखा इसका, तो एक्चुअल ऑर्डर क्या हुआ बेटा? एक्चुअल ऑर्डर हुआ 1 इज मोर बेसिक देन 2। अब ये क्यों हो गया भाई? अब ये क्यों हो गया? लोग बोल देते इट इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट और ड्यू टू स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अरे लड्डू नहीं है उसकी बात। बात यह है कि ये बेसिक है, H पॉजिटिव लेता है, बेसिक है, H पॉजिटिव लेता है। इसके पास H पॉजिटिव आया लेने के लिए, क्या इसको कोई रुकावट मिली? ये डायरेक्टली इसके लोन पेयर पे अटैक कर सकता है, पर इसके पास H पॉजिटिव आया, ठीक। क्या ये उतनी आसानी से ले पाएगा? क्या ये बल्कि ग्रुप इस प्रोटोनेशन को रोकेगा कि नहीं रोकेगा? क्या ये बल्कि ग्रुप इस प्रोटोनेशन को रोकेगा कि नहीं रोकेगा? आप बोलो सर इस साइड से अटैक कर जाता है। अरे मेरे भाई, सिर्फ समझाने के लिए ये लिया है मैंने, ठीक। तो क्या होता है, ये प्लेनर होती है पोजीशन, सारी पोजीशंस क्या होती है? प्लेनर, एक ही जगह पे होती है। क्लियर हो गई बात? तो ये नहीं सोचना कि यहां से नहीं आया, क्योंकि ये प्लेन है, सारा एक ही प्लेन है। क्लियर? तो जब ये यहां पे हमारे पास H पॉजिटिव आया, तो इसने इसको क्या किया? रिपेल किया, पास नहीं आने दिया। प्रोटॉन के एक्सेप्शन को रोक लिया कि नहीं? रोक लिया कि नहीं? तो इसको बोलेंगे स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अगर मान लो मैं एक और ले लेता, इसमें दोनों साइड से स्टीरिक इनहिबिशन, इसमें तो कहीं से भी नहीं है, इसमें एक साइड से है, इसमें दोनों साइड से है। हमारे को लगता है कि सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि इसमें रिलीजिंग ग्रुप है। पर ये सबसे कम बेसिक हो गया दोस्तों, क्योंकि इधर से भी स्टीरिक इनहिबिशन, इधर से भी स्टीरिक इनहिबिशन। सर इफेक्ट और इसमें फर्क समझ में आ रहा है? सर इफेक्ट में तो रिजोनेंस को रोका जा रहा था, यहां क्या रिजोनेंस को रोक रहे हैं हम लोग? और क्या NH2 सर इफेक्ट देता है? आपको बोला ना NH2 तो सर इफेक्ट देता ही नहीं, क्योंकि छोटा सा ग्रुप है, तो ये तो रिपेल करता ही नहीं। और लोग इसको भी क्या बोल देते हैं? ऑर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट। अरे ये सर नहीं है, ये सिप इफेक्ट है। इसने रिजोनेंस को नहीं रोका है, इसने प्रोटॉन को आने के लिए रोका है। जैसे मान लो अपने क्लास में एंटर करना है, आप इजीली एंटर कर सकते हो। मान लो बाहर दरबान बिठा दूं, तो पहले उससे पूछना पड़ेगा कि नहीं, वो आने देगा कि नहीं आने देगा, है ना। तो आपकी रुकावट हुई कि नहीं? समझ में आई? अब बेटा ऐसा अभी वहां से नहीं आ पाया, आप खिड़की से एंटर हो जाते थे, तो मैंने यहां पे भी दरबान बिठा दिया, अभी बोलो एंटर होना और मुश्किल। तो जब इसके पास, इस ग्रुप के पास जब बड़े बड़े ग्रुप लगेंगे, तो वो किसी भी ग्रुप को या H पॉजिटिव को इसके पास आने से रोकेंगे। उसको हम स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन कहते हैं। अगर प्रोटॉन की एक्सेप्शन को कोई ग्रुप रोक देता है, वो स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन कहलाता है। समझ में आया? उसके लिए भी यहां वाले ग्रुप कैसे चाहिए? बल्कि, है ना, बड़े बड़े होने चाहिए ना, तभी तो वो रोक पाएंगे।
है ना। अब मैंने दरबान तो बिठा, नीचे चिद्दू सा बिठा दिया, उसको तुम बोला हट, खुद आ जाओगे अंदर, है ना भाई। दरबान बिठाना पड़ेगा तगड़े वाला, है ना, जो रोके आपको। तो कहने का मतलब बल्कि ग्रुप्स जब प्रोटॉन की एक्सेप्शन को रोकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिप इफेक्ट। यानी हिंड्रेंस इन या फिर इनहिबिशन इन, यहां बोलो हिंड्रेंस ही बोलो, हिंड्रेंस इन टेकिंग प्रोटोन provided by groups present at ortho, ठीक, is called सिप इफेक्ट। बोलो बेटे, सिप और सर में फर्क समझ में आया? और ये दो अलग अलग इफेक्ट है, मानते हो ना? ये लोग इसको सेम पढ़ाएंगे, अपन दो अलग अलग पढ़ाएंगे। अब तीसरा इफेक्ट जो लोग बोलते हैं और दो इफेक्ट, है ना जी। अब और दो इफेक्ट क्या है? तीसरा इफेक्ट जो है वो है और दो इफेक्ट। और दो इफेक्ट बेटे, और दो इफेक्ट का मतलब होता है कि और दो पे कोई भी ग्रुप लगे, इररिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ ग्रुप, वो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बेंजोइक एसिड को इंक्रीज ही करता है, वो एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज ही करता है। ठीक, क्या बोला? इफ अ ग्रुप प्रेजेंट ऑन ऑर्थो, इफ अ ग्रुप प्रेजेंट ऑन ऑर्थो increases the acidic character of aromatic acid, यानी जो भी बेंजीन वाला एसिड होगा, खास करके बेंजोइक एसिड, है ना, इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ठीक, जैसे इधर ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास ये है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, गॉट इट और नॉट? ठीक, इस बेंजोइक एसिड पे मैं क्या करूं, यहां पे OCH3 ग्रुप लगा देता हूं। ठीक है बेटा, एक बात समझो, हमने पहले पढ़ा था कि विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, बोलो पढ़ा था। और रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करते हैं, बोलो ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब इसका कैसा इफेक्ट होगा? क्या माइनस आई होगा कि नहीं? और आर बोलो, आर कैसा होगा? लोन पेयर है ना, तो आर कैसा होगा? क्या प्लस आर होगा कि नहीं? और इसका डोमिनेटिंग कौन होगा? इसमें डोमिनेटिंग आर होता है, तो आई खत्म हो गया हमारे पास। आई खत्म हो गया मतलब कम हो गया, यानी उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है ज्यादा, ज्यादा आर की है। ये प्लस आर मतलब रिलीजिंग एसिडिक कैरेक्टर को क्या करना चाहिए? कम। तो अगर मैं इसके एक्सपेक्टेड एसिडिक कैरेक्टर को बोलूं, एक्सपेक्टेड एसिडिक कैरेक्टर, अगर मैं इसमें एक्सपेक्टेड एसिडिक कैरेक्टर लगाऊं तो क्या होना चाहिए? 1 इज ग्रेटर देन 2, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? पर हुआ क्या? हुआ ये कि एक्चुअल कैरेक्टर क्या आया? एक्चुअल एसिडिक कैरेक्टर आया हमारे पास 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। और बोला क्यों ज्यादा है? बोला ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब ऑर्थो इफेक्ट की कोई एक्सप्लेनेशन आज तक बनी नहीं है, ऑर्थो इफेक्ट की कोई एक्सप्लेनेशन आज तक बनी नहीं है। ये हमने ये देखा कि ऑर्थो पे इफेक्ट जो है, ऑर्थो पे जो ग्रुप लगे हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहे हैं, तो हमने एक इफेक्ट दे दिया कि ऑर्थो इफेक्ट होता होगा, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। हाँ, कोई लोग बड़े बुद्धिमान बनते हैं, है ना, और बोलते हैं अरे यार तुम्हारे टीचर को क्या पता, अरे ये तो सर इफेक्ट ही है। ठीक, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो जी, इसने इसको आउट ऑफ प्लेन कर दिया, आउट ऑफ प्लेन कर दिया, इसका आर इफेक्ट खत्म हो गया। आर इफेक्ट खत्म हो गया तो आई तो इसका माइनस ही था, और माइनस मतलब विड्रॉइंग ही था, इस वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर बड़ा होगा। ऐसा बोलने वाले बोल देते हैं,
जब भी कोई ऐसा बोले ना, उसको मेरी तरफ से एक छोटा सा प्यार भरा एग्जाम्पल देना, बोलना देखो अब ऐसा कर लेते हैं अपन लोग, COOH और इसके साथ मैं ले लेता हूं टॉल्विक एसिड, यानी COOH के साथ यहां CH3, COOH के साथ यहां CH3। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया, क्या CH3 का R इफेक्ट होता है? नहीं होता है। क्या I इफेक्ट होता है? I इफेक्ट तो होता है, कौन सा होता है? प्लस I। मान लो इसको इसने आउट ऑफ प्लेन भी कर दिया, इसका R नहीं होता, हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, चलो वो भी खत्म हो गया, पर क्या अभी ये विड्रॉइंग हुआ? अभी भी तो ये रिलीजिंग है, क्योंकि इसका आई इफेक्ट है ही क्या? पॉजिटिव, और प्लस मतलब रिलीजिंग, ये रिलीजिंग हुआ। रिलीजिंग एसिडिक करैक्टर को क्या करते हैं? कम। तो इसका एसिडिक करैक्टर कम होना चाहिए कि नहीं? हमने तो ये पाया ये भी ज्यादा एसिडिक है। अब दे दो इसका जवाब। इसका कोई जवाब ही नहीं। ठीक, तो बुक्स में क्या लिखा रहता है? बोलते जी ऑर्थो इफेक्ट होता है और बिकॉज ऑफ स्टीरिक रीजंस एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजंस, स्टीरिक रीजंस और इलेक्ट्रॉनिक रीजंस, ये लिख देते हैं बस, क्योंकि एक्चुअली इसकी कोई एक्सप्लेनेशन बनी नहीं है। ठीक, समझ में आया? और लोग सर इफेक्ट को ऑर्थो इफेक्ट से कंफ्यूज करते हैं। ठीक, सर इफेक्ट एक अलग बात है, वो तो इसकी रिजोनेंस को रोकना है ना। ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक करैक्टर को बढ़ा देना है, ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा हो। अब इसमें तो रिजोनेंस थी ही नहीं ना, तो रोका क्या? किसको रोका? इंडक्टिव इफेक्ट के लिए प्लेनरिटी जरूरत है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट के लिए तो प्लेनरिटी का कोई मतलब ही नहीं है, प्लेनर होने का कोई मतलब है ही नहीं। तो इसने चाहे धकेला हो, चाहे कुछ मर्जी किया हो, इसका आई इफेक्ट तो वही रहेगा कि नहीं? तो ऑब्वियसली ये प्लस होना चाहिए था, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होना चाहिए था। ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। बाकियों का एक्सप्लेन कर सकते हैं आप जी, सर हो गया होगा, है ना, बोल दिया जी इसने इसको बाहर कर दिया, इसके दो इफेक्ट थे माइनस आई और प्लस आर, इसको बाहर कर दिया सर इफेक्ट से, तो ये चलो कम हो गया, माइनस आई की वजह से ये विड्रॉइंग हो गया और इसलिए ये एसिडिक हो गया होगा। यहां तो एक्सप्लेन कर दिया, बट व्हाट अबाउट दिस? कैन इट बी एक्सप्लेन्ड? इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। इसलिए ऑर्थो इफेक्ट अलग है, सर इफेक्ट अलग है, सिप इफेक्ट अलग है, जबकि लोगों के लिए सेम है। आप प्लस टू में बुक भी खरीदेंगे, बुक में प्रदीप दिनेश में एनालीन में प्लस टू में आएगा ना, ये जाके एनालीन का बेसिक करैक्टर आपको बताएंगे और बोलेंगे ऑर्थो इफेक्ट की वजह से आपका ऑर्थो वाला सबसे कम बेसिक हो गया, चुल्ले की धूड़ है, वहां ऑर्थो नहीं वहां सिप है। जहां बेसिक करैक्टर की बात होगी वहां क्या होगा? सिप होगा। जहां एसिडिक करैक्टर की बात होगी वहां क्या होगा? ऑर्थो होगा। और नो डाउट ऑर्थो कुछ हद तक एक्सप्लेन हो सकता है सर इफेक्ट से, बट सारी चीजों में एक्सप्लेन नहीं हो सकता। समझ में आई बात? तो ऑर्थो की कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं हमारे पास। हम सिर्फ ये जानते हैं कि ऑर्थो पे लगा हुआ कोई भी ग्रुप इररिस्पेक्टिव टू नेचर, चाहे वो रिलीजिंग हो विड्रॉइंग हो, वो एसिडिक करैक्टर को बढ़ाता ही है, वो एसिडिक करैक्टर को इंक्रीज ही करता है, भले ही ग्रुप रिलीजिंग लगा हो, भले ही ग्रुप विड्रॉइंग हो। इसकी और महिमा पढ़ेंगे प्लस टू में बेटा, जब मैं आपको बेंजोइक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ्स के बारे में क्लियर करूंगा या एनिलीन के बेसिक स्ट्रेंथ्स के बारे में क्लियर करूंगा, तो वो प्लस टू में करेंगे। अभी हम इस पे बहुत ज्यादा नहीं, हमारा सिलेबस बहुत लंबा हो जाएगा बेटा, क्लियर? पर ये तीन इफेक्ट मैं चाहता था दिल से कि तुम्हें बता दूं, ठीक, और इसका फर्क समझा दूं, क्योंकि लोग इस पे खूब लट्टू बना लेते हैं। ठीक, तो इसको हम डेफिनेटली, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो आगे करेंगे अपन लोग, ठीक, जब कभी भी हमें करना होगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया? चले आगे। तो ये तो था बेटा सर इफेक्ट, सिप इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। उम्मीद करता हूं तीनों बराबर समझ में आए। एप्लीकेशन अभी मत लगाओ, क्योंकि एप्लीकेशन आनी है आगे, बहुत सारी एप्लीकेशन है, एक ही थोड़ी है। जहां जहां लगेगी वहां वहां लगवा दूंगा, अदरवाइज आपको उसको सोचना अभी नहीं, जब तक मैं ना सोचवाऊं। ठीक, अब चलते बेटा एप्लीकेशंस ऑफ रिजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। हमने दो इफेक्ट पढ़े थे, रिजोनेंस और फिर उसका इफेक्ट क्या पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन पढ़ी मीजोमेरिक इफेक्ट। तो पहले हम रिजोनेंस की एप्लीकेशन पकड़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ
रीजोनेंस, रीजोनेंस की एप्लीकेशन सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में दे रखी है, मैं तुम्हें यही करवा रहा हूं। ठीक बेटा, सबसे पहली एप्लीकेशन है एरोमेटिसिटी। क्या है? एरोमेटिसिटी। बेटा सर्टेन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज टू बी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमा शब्द का मतलब क्या है? सर चंडीगढ़ में होटल है। एरोमा का मतलब है खुशबू। ठीक, अब बेटा बेंजीन, उसकी अपनी खुशबू होती है। नेप्थलीन बॉल्स आपने कई बार यूज की होंगी कपड़ों को बचाने के लिए, उसकी अपनी खुशबू होती है कि नहीं? नेप्थलीन की अपनी खुशबू होती है। ऐसे ही बेटा फिनाइल के घर पे पोछे लगते हैं, उसकी अपनी खुशबू होती है ना। एक पिक्यूलियर से स्मेल होती है इन सब चीजों में, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, इन सब में एक पिक्यूलियर से स्मेल होती है या खुशबू होती है। ठीक, तो वो जो स्मेल वाले कंपाउंड होते थे उनको बोला जाता था एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोला जाता था? एरोमेटिक कंपाउंड, यानी जिसकी अपनी एक पिक्यूलियर सी स्मेल होती थी। अब हुआ ऐसा कि मैंने ना यहां पे एक बेंजीन रिंग बनाया, अब बोलो किस किस को खुशबू आई? अब प्लेन ऑफ पेपर पे हमें कैसे पता चलेगा भैया ये एरोमेटिक है कि नहीं, है ना? तो हमने पाया क्या कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है ना, उसमें कुछ ना खास रूल्स फॉलो हो रहे थे, वो सब के सब एक खास रूल्स के अंडर चल रहे थे। ठीक, हमने उस खास मेन चीज को निकाला और जो वो रूल फॉलो कर रहे हैं उनको एरोमेटिक कंपाउंड बोल दिया, भले उसमें खुशबू हो भले खुशबू ना हो। तो आज हम एरोमेटिक कंपाउंड को खुशबू वाले कंपाउंड नहीं बोलते, आज हम बोलते हैं विच फॉलो सर्टेन रूल्स। अब उसमें खुशबू हो, ज्यादातर में होती है, ऐसे कंपाउंड जो इन रूल्स को फॉलो करते हैं उसमें ज्यादातर में अपनी एक पिक्यूलियर सी स्मेल होती है, तभी तो हमने इसको अलग किया था। बट बाद में इन रूल के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी आ गई जिनमें अपनी खुशबू नहीं थी, पर अब रूल्स फॉलो कर रहे थे तो उनको बोल दिया एरोमेटिक कंपाउंड्स। नो, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए सबसे पहली चीज क्या है, कौन से रूल फॉलो करने हैं? नंबर 1, सबसे पहली चीज है इट शुड फॉलो हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल, बेटे आपको +1 में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हक्कल रूल क्या होता है। हक्कल रूल कहता है फॉर एरोमेटिसिटी देयर मस्ट बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। क्या बोला? फॉर एरोमेटिसिटी देयर मस्ट बी 4n+2 pi electrons present in the compound, where n is anything. n can be 0, 1, 2, 3, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक, देखो बेटे, अगर n की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी तो 4 × 0 + 2 कितने? 2, तो देयर मस्ट बी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात, अगर n की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी तो 4 × 1 + 2 देयर मस्ट बी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू 2 पुट कर दो, 4 × 2 + 2 देयर मस्ट बी 10, 14, 18, 4 बढ़ाते रहो, 22, जिसमें इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज कंसिडर दैट कैन बी एरोमेटिक। ये एक पार्ट है, अभी पूरा नहीं हुआ, ये पहला पार्ट है। इसको हक्कल्स रूल बोला कि एक एरोमेटिक कंपाउंड में होना क्या चाहिए, कम से कम 2 या 6 या 10 या 14 या 18 या 22 ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, तो वो एरोमेटिक होता है। जैसे कल को अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक, एक है मेरे पास ये, एक है मेरे पास ये, इनमें से कौन एरोमेटिक हो सकता है कि नहीं? अभी नहीं बोला, कौन एरोमेटिक हो सकता है। हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कितने हैं बेटा यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन? बोलो
2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? हमें पता है कॉन्जुगेशन में है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, और लोन पेयर का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? लोन पेयर। और जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है वो कौन सा होता है? पाई। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? यहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये पक्का ही एरोमेटिक नहीं हो सकता, जबकि ये एरोमेटिक हो सकता है। अभी पहला रूल क्या है? तो पहले रूल में हमें सिर्फ देखना 2, 6, 10, 14, 18, 22। पहले सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन गिन लेने हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन गिनने के लिए रीजोनेटिंग आपको कॉन्जुगेशन का पता होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है वो क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद है ना? ओके। दूसरी बात, पर इससे बात अकेली नहीं चलेगी। दूसरा रूल है कि देयर मस्ट बी, सेकंड रूल, देयर मस्ट बी साइक्लिक क्लाउड, साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक क्लाउड, कंप्लीट साइकिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट साइकिल होना चाहिए। जैसे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक तो आ गया ये, प्लीज सारे बच्चे यहीं ध्यान देंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। एक आ गया ये, एक आ गया ये, ठीक, ये रहने दो, इससे अच्छे वाला दे देते हैं। एक आ गया ये, और एक आ गया आपके पास ये। अब पहली पहली चीज क्या देखते हो आप लोग? पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सभी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई। क्या सभी एरोमेटिक है? देखो बेटे, क्लाउड साइक्लिक होना चाहिए, यानी सारी जगह पे रिजोनेंस होनी चाहिए। क्या यहां साइक्लिक है क्लाउड? यहां पे हमें समझ में आ रहा है ये पर्टिकुलर जगह पर कॉन्जुगेशन पर ब्रेक हो चुका है। 2 सिंगल बॉन्ड इकट्ठे, कॉन्जुगेशन ब्रेक। तो यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना जी। यहां तो कॉन्जुगेशन है, पर कभी इधर जाएगा क्या? तो क्या ये साइक्लिक होगा? ये तो नॉन साइक्लिक हो गया। ये क्या हो गया? नॉन साइक्लिक। क्यों? कि यहां पर ब्रेक ऑफ कॉन्जुगेशन है, तो उसकी वजह से साइक्लिक नहीं होगा। तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। ये क्लियर हो गया हमारे को, दिस कैन नॉट बी एरोमेटिक। क्लियर हो गई बात? यहां आ जाओ, यहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, चार्ज। क्या सारी जगह पे कॉन्जुगेशन है? कहीं पे कॉन्जुगेशन ब्रेक तो नहीं है? क्या ये इलेक्ट्रॉन सारे रिंग पे मूव करेंगे? इसके मैंने ये ट्रोफाइलियम कैटायन है ना बेटा, बनाया था ना इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो सारी जगह इलेक्ट्रॉन मूव करवाए थे कि नहीं? तो यहां क्या हो गया? साइक्लिक। तो ये एरोमेटिक हो सकता है, क्योंकि अभी तीसरा रूल भी है। ठीक। अगली बात, क्या ये एरोमेटिक हो सकता है? ये तो वैसी नॉन साइक्लिक है भैया। तो ये वैसी नॉन साइक्लिक है, एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। यानी एरोमेटिक तो रिंग वाला कंपाउंड है भाई। रिंग होना चाहिए, और उसमें सारी जगह पे क्या होना चाहिए? डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए। सारी जगह पे कहीं कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, तब जाके वो कंपाउंड हमारे पास क्या होता है? एरोमेटिक होता है। बोलो क्लियर हो गया? अब तीसरा रूल, तीसरा रूल, तीसरा रूल है स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर प्लेनर ना हुआ तो बेटा साइक्लिक क्लाउड हो ही नहीं पाएगा, है ना। प्लेनैरिटी नहीं होगी तो रिजोनेंस नहीं होगी, रिजोनेंस नहीं होगी तो साइक्लिक कैसे हो पाएगा? तो ऐसे केस में हमारे पास एरोमेटिक नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये कंपाउंड पहले भी कहीं देखा है?
नेफ्थलीन, बिल्कुल, क्या बोला इसको? नेफ्थलीन। पढ़ाया था ना आपको मैंने, ये वही वाली बॉल्स हैं जो तुम अपने कपड़ों में रखते हैं, है ना? सर्दियों के कपड़े भी बंद करेंगे तो उसके अंदर नेफ्थलीन बॉल्स रखेंगे ना भाई, ये नेफ्थलीन। इसी का एक चचेरा भाई है, फर्क देखो, यहां एच लगे ना, यहां बीच में बॉन्ड है। जैसे ये नेफ्थलीन है, ये नेफ्थलीन है, ये डेकालीन है, इसको डेकालीन बोला। अब बेटा पहले इसमें पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, फटाफट से बोलो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ ना? तो 10 हुए, 10 हुए तो यहां पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या ये एरोमेटिक हो सकता है? हो सकता है जी। दूसरी बात, क्या यहां पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन या साइक्लिक क्लाउड है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सारी जगह तो कॉन्जुगेशन है। तो यहां पे साइक्लिक क्लाउड भी है भाई, ठीक। और ये जो बॉन्ड है ये दोनों रिंग को पकड़ के रखेगा एक ही प्लेन में, तो ये प्लेनर भी है। तो प्लेनर भी है तो भैया जी ये हमारे पास एरोमेटिक 101% है। प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में रहने वाला। ये वाला बॉन्ड जो है ये दोनों रिंग्स को इधर उधर नहीं जाने देगा, एक ही प्लेन में रखेगा। ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो ना यहां पर, ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो ना यहां पर, इनको एक नाम देते ट्रांस एन्यूलर हाइड्रोजन्स। ट्रांस एन्यूलर हाइड्रोजन्स, ठीक। दो रिंग के कॉमन कार्बन के जो हाइड्रोजन है उनको ट्रांस एन्यूलर हाइड्रोजन बोलते हैं। ये दो रिंग है, कॉमन कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? ट्रांस एन्यूलर हाइड्रोजन। अगर ये छोटा हो तो ट्रांस एन्यूलर हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर ये रिंग छोटा हो तो ट्रांस एन्यूलर हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। उस रिपल्शन की वजह से ये दोनों रिंग प्लेन से आउट हो जाते, ऐसे ये बटरफ्लाई बन जाएगी। मेरी बात समझ में आई? ये ऐसे होने थे ना रिंग, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को रिपेला और ये ऐसे हो गए, तो आउट ऑफ प्लेन हो गए कि नहीं? 9 पाई इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी कितने थे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन थे। यहां पे साइक्लिक तो दिख ही रहा था हमारे को, सारी जगह पे हमारे पास था, पर ये क्या था? नॉन प्लेनर। क्यों था नॉन प्लेनर? रिपल्शन ऑफ ट्रांस एन्यूलर हाइड्रोजन। अगर बड़ा रिंग होता है तब ऐसा नहीं होता, छोटा सा रिंग है 10 कार्बन का, तो ये हाइड्रोजन बड़े पास आ जाते हैं, एक दूसरे का मत्था फोड़ते हैं और रिपल्शन हो जाती है। ये स्ट्रेट कंपाउंड का क्या बन जाता है? बटरफ्लाई, ठीक ऐसे हो जाता है, प्लेन नहीं रहता है। प्लेन नहीं रहता तो ये एरोमेटिक नहीं होता है, ये एरोमेटिक नहीं होता है। तो एरोमेटिसिटी के लिए 3 रूल लगते हैं। रूल नंबर 1, देयर मस्ट बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, देयर मस्ट बी साइक्लिक क्लाउड। तीसरी बात, स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। अब लोग यहां पे बहुत सारी प्रैक्टिस देते हैं कि ये लो जी, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। बेटा अभी खाया अभी उगल दिया, कोई फायदा होगा क्या? हमें लर्न करना है, सीखना है। तो मैं पहले आपको आगे ले जाऊंगा और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। जब हमें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक तीनों पता होगा तब हम निकालेंगे ना कि इसमें कौन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक। तो इकट्ठे एग्जाम्पल दूंगा मैं तीनों के, ताकि दिमाग चले, ठीक। बोलो बेटा यहां तक समझ में आता है? तो पहले बोलो क्या क्या रूल है। सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले देखोगे 2 6 10 14 18 22, ठीक। 4 के टेबल में जो जो आता है उसमें 2-2 ऐड करते रहो, ठीक। 4 के टेबल में जो जो आता है उसको 2-2 ऐड करते रहो, वो आपके एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेंगे, बशर्ते वो साइक्लिक क्लाउड हो। और तीसरी बात क्या? स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। तो बेटे एरोमेटिसिटी होती है। एरोमेटिसिटी कंपाउंड को बहुत स्टेबल बनाती है।
एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल। जहां एरोमेटिसिटी आएगी हाईली स्टेबल, आगे एप्लीकेशन करेंगे अपन एरोमेटिसिटी की, ठीक, पर पहले एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी वगैरह समझ तो लें, ठीक। एरोमेटिक कंपाउंड थोड़े समझ में आए, अभी हमारे को पता नहीं चला, अभी जब सर और सारे एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा, पर रूल्स समझ में आए कि नहीं। इसी के एक और आगे चलते हैं, अगला हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेटा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ हक्कल रूल में थोड़ा चेंज हुआ। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहली बात आएगी, देयर मस्ट बी 4 n पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 हट गया, देयर मस्ट बी 4 n पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब n कभी 0 नहीं हो सकता, 0 पाई इलेक्ट्रॉन थोड़ी भी कोई बात बनी, ठीक। तो हमारे पास n की वैल्यू 1 तो कितने 4, n की वैल्यू 2 तो कितने 8, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 8 12 16 20, जिसमें इतने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी एंटी एरोमेटिक, बशर्ते अगला रूल ये भी हो, क्या, साइक्लिक, देयर मस्ट बी साइक्लिक क्लाउड, ठीक, ठीक, सेम, ठीक। और जैसे तीसरी बात, स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। जिसे एंटी एरोमेटिक को समझते थोड़ा सा है भाई, मान लो मेरे पास एक ये है और एक ये है, ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या गिनना है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अगली बात, क्या यहां पर साइक्लिक क्लाउड है, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये साइक्लिक है कि नहीं। अगली बात क्या हमारे पास कि प्लेनर, क्या हमारे पास प्लेनर है, क्या ये प्लेनर है, ये प्लेनर भी है, ठीक, समझ में आता है। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक एंड प्लेनर, ये क्या होंगे एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होगा। यहां हमारे पास क्या है, साइक्लिक है कि नहीं है, बोलो साइक्लिक है कि नहीं है। और यहां हमारे पास क्या है, प्लेनर है कि नहीं है, ये प्लेनर है, तो 4 पाई, ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक, ठीक। पहली बात हम इसमें गिनेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी बात क्या गिनेंगे साइक्लिक, तीसरी बात स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर को लेकर के एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं। एक ये मॉलिक्यूल सर ने शायद कभी पहले तुम्हें दिखाया है, बिल्कुल सही बोला बच्चे, क्या था ये कॉट, है ना, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। बोलो पाई इलेक्ट्रॉन कितने, क्या 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या एंटी एरोमेटिक हो सकता है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एंटी एरोमेटिक हो सकता है, कोई मुश्किल। दूसरी बात, क्या साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। क्या प्लेनर है, याद करो कैसा स्ट्रक्चर बताया सर ने इसका, टब शेप, तो हमारे पास ये टब शेप स्ट्रक्चर है भैया, ठीक, टब शेप है, तो ये कैसा होगा नॉन प्लेनर, ये नॉन प्लेनर होगा। तो नॉन प्लेनर होगा तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या ये एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, ये एंटी एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। क्या ये एरोमेटिक कहलाएगा, ये एरोमेटिक भी नहीं कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा नॉन एरोमेटिक, ना एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो तीसरी तरह का कंपाउंड कैसा होता है
नॉन एरोमेटिक, यानी हमारे पास तीन तरह के कंपाउंड हुए। एक होता है एरोमेटिक, दूसरे होते हैं नॉन एरोमेटिक, और तीसरे होते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, तो ये तीन हो गए, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है जी। स्टेबिलिटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा, ठीक, नॉन एरोमेटिक उसके बाद, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल। एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल। बेटे इसका रीजन होता है, ठीक, इतना लंबा अभी नहीं जाऊंगा, पर वैसे बता देता हूं। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो आपको पता है एंटी बॉन्डिंग वाले जो होते हैं वो स्टेबिलिटी कम करते हैं, ठीक। एरोमेटिक में बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। समझ में आई मेरी बात? और नॉन एरोमेटिक बीच में आ जाते हैं, ठीक, ना तो स्टेबिलिटी कम होती ना बढ़ती, तो बीच में रह गए ना भाई, ठीक। तो सबसे ज्यादा कौन होंगे, एरोमेटिक स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, सबसे कम कौन, एंटी एरोमेटिक। सो बिफोर वी गो टू फाइंड आउट विच इज एरोमेटिक, विच इज एंटी एरोमेटिक, विच इज नॉन एरोमेटिक, जस्ट एरोमेटिक को आगे हम कैसे बांटते हैं, पहले बोलो, क्या आपको रूल्स क्लियर हुए एरोमेटिक के, एंटी एरोमेटिक के? हैं जी। और जो इन रूल को फॉलो नहीं करता वो सारा नॉन एरोमेटिक, चाहे साइकिल हो चाहे साइकिल ना हो, वो क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। और जिसमें ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं, अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला हो रहा है तो वो क्या होगा, एरोमेटिक। 4n+2 ना हो के 4n वाला हो रहा है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, बशर्ते उसमें रिंग हो। बेटा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में तो रिंग चाहिए, नॉन एरोमेटिक में रिंग थोड़ी चाहिए। वो तो वैसे ही आपको पता है ना, एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, तो उसमें कोई हमारे को चीज चाहिए ही नहीं, कोई ऐसा रूल चाहिए नहीं, तो दुनिया के बाकी सारे कंपाउंड क्या हो गए, नॉन एरोमेटिक। अगर कल को मैं तुमसे पूछ लूं एल्केन क्या है, भैया ना तो डबल बॉन्ड है ना कोई साइकिल है, तो क्या है, नॉन एरोमेटिक है। पूछ लेता हूं बेंजीन क्या है, क्या है, साइक्लिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। समझ में आई बात? ठीक, ऐसे हम एंटी एरोमेटिक भी देख सकते हैं। पर बिफोर वी गो टू द प्रैक्टिस सेशन ऑफ दिस, सबसे पहले एरोमेटिक को आगे बांटना है अपन ने। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो आगे दो तरह के होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड आगे दो तरह के होते हैं, एक होमोसाइक्लिक एरोमेटिक और दूसरे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, ठीक है जी, एक होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, दूसरे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। नो व्हाट डू यू मीन बाय होमोसाइक्लिक एरोमेटिक? बेटा जिसमें रिंग इज कंप्लीटेड ओनली बाय कार्बन्स। होमोसाइक्लिक का मतलब जिसमें रिंग इज कंप्लीटेड ओनली बाय कार्बन्स, जिसमें कार्बन ही रिंग कंप्लीट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक। बट इफ ring is completed by any other element then carbon, इसको हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक बोलते हैं। जैसे ध्यान से इधर ध्यान देंगे, सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे। मान लो जी सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, इसको पाइरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइरोल। ठीक, ये नॉमेनक्लेचर में नहीं आने वाला है। अगर आप बोलो सर नॉमेनक्लेचर में करवाओगे, ये नहीं होता, ये कॉमन नेम्स होते हैं। कॉमन नेम का कोई नॉमेनक्लेचर नहीं होता है बेटा। कॉमन नेम का कोई सोर्स पे डिपेंडेंट है, कोई स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है, कोई किसी तरह से है, ठीक, कोई तो कॉमन नेम तो कैसे भी रख दिए, है ना। भिंडी को ओगरा भी बोलते हैं, ठीक, कॉमन नेम है भाई, क्लियर। तो कई तरह का नाम होते हैं भाई किसी भी चीज के, ठीक। वैसे ही यहाँ पे आलू का क्या क्या नाम नहीं है यार, बटाटा, आलू, है ना, क्या क्या नाम नहीं, पर वो कॉमन नेम है। अलग अलग लैंग्वेज में किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने, उसका कोई रूल थोड़ी है,
ठीक, तो कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता है। तो ये पायरोल है। अब बताओ क्या इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्या बताओगे मेरे को? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? कितने हैं? 1 2 3 4। और जो भी कॉन्जुगेशन के इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या वो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? क्या ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है? तो क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पे साइक्लिक क्लाउड है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन सारी जगह साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? ऑब्वियसली प्लेनर है। नॉन प्लेनर तो सर ने बता देना है, तुम्हें नहीं पता चलना है, पर सर ने तो बता देना है ना तुम्हारे को। मैं सारे एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कहां नॉन प्लेनरिटी है, वो रट्टा मारने की लोड़ नहीं है अपने को। समझ में आई बात? तो भैया ये कैसा हो गया? एरोमेटिक। पर इसमें रिंग इज कंप्लीटेड बाय नाइट्रोजन। समझ में आया? तो ये क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। ऐसे ही प्यारे बच्चों एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अभी बोलो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि आपको पता होगा कि जिस एटम के साथ जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है उसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, बोलो कॉन्जुगेशन का रूल है कि अगर पाई बॉन्ड हमारे पास कॉन्जुगेशन में तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये क्या है? सिग्मा है। ये पाई नहीं है, ये क्या है? सिग्मा है। अगर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है तो पाई कितने? 1 2 3 4 5 6। कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई। हाँ जी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और साइक्लिक है कि नहीं? प्लेनर है कि नहीं? तो एरोमेटिक है कि नहीं? हेट्रोसाइक्लिक है कि नहीं? एक और पढ़ते हैं इसको ना, इसका कॉमन नेम होता है पायरिडीन। क्या नाम होता है? पायरिडीन। ठीक, ऐसा ही एक और नमूना बनाते हैं। इसको बोला जाता है फ्यूरान। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूरान। फ्यूरान। अब फटाफट से बोलो फ्यूरान में पाई इलेक्ट्रॉन कितने? क्या इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? है कि नहीं है? क्योंकि अगर एक एटम पे 2 लोन पेयर हो, एक ही कॉन्जुगेशन का पार्ट है, दूसरा कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, तो एक पाई है और दूसरा उसका भाई है। याद है? तो ये पाई है, ये उसका भाई है जो क्या है? सिग्मा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 3 4 5 6। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है? और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में है, सारी जगह कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है। तो फ्यूरान क्या है? एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। बोलो समझ में आता है जी? कोई दिक्कत? क्लियर? तो बेटा जी ये तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हो गए। अब बात कर रहे थे होमोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक में रिंग इज कंप्लीटेड बाय कार्बन ओनली। अब होमोसाइक्लिक के 2 पार्ट कर देते हैं। होमोसाइक्लिक के 2 पार्ट बेटा, एक जिनको हम बोलते हैं बेंजीनॉइड्स। बेंजीनॉइड्स which contains at least one benzene ring. ठीक, which contains at least one benzene ring, which contains at least one benzene ring। ठीक है जी, वो बेंजीनॉइड कहलाता है। जैसे बेंजीन अपने आप। ठीक है जी, क्या इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है? क्या साइक्लिक है? क्या प्लेनर है? तो एरोमेटिक है। बेंजीनॉइड है तो एरोमेटिक है, बेंजीनॉइड है। ठीक, और कैसा है? होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक, बेंजीनॉइड, एरोमेटिक। क्लियर? ऐसे ही प्यारे बच्चों अगर मान लो
नेप्थलीन। क्या इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक हो सकता है? क्या इसमें साइकिल है? क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? क्या स्ट्रक्चर प्लेनर है? क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? स्ट्रक्चर प्लेनर है। समझ में आई बात? एरोमेटिक है, पर इसमें बेंजीन रिंग है कि नहीं? तो क्या बोलोगे? बेंजीनॉइड। क्या बोलोगे? होमोसाइक्लिक बेंजीनॉइड एरोमेटिक। बोलो, समझ में आया? ऐसे ही इनमें बॉन्ड लगाना भी कला होती है। एनी हाउ, इसको एंथ्रासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। पाई इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हैं? 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। 14 वाला एरोमेटिक हो सकता है। 4 के टेबल में 12 आता है, +2, 14 हो गया। एरोमेटिक हो सकता है? बोलो भाई, एरोमेटिक है। उसके बाद क्या इसमें साइक्लिक भी है और है बेंजीनॉइड? तो ये बेंजीनॉइड हो गए। बेंजीनॉइड में एन कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि बेंजीनॉइड में एन रिप्रेजेंट्स बेंजीन रिंग्स। एन रिप्रेजेंट बेंजीन रिंग। पहले तो हमने बोला था ना कि एन कुछ भी हो सकता है, 1 0 1 कुछ भी हो सकता है, पर जब बेंजीनॉइड है तो एन बेंजीन रिंग होते हैं, इसलिए एन कभी भी 0 नहीं होगा बेंजीनॉइड्स के लिए। बेंजीनॉइड्स के लिए एन कौन से वाला? 4n+2 वाला एन, वो कभी 0 नहीं होगा। अगर n 1 है तो मतलब एक बेंजीन रिंग है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 6। क्या यहां 6 है? n 2 है तो कितना होना चाहिए? 10। क्या यहां 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 बेंजीन रिंग है? n अगर 3 हुआ तो कितने होने चाहिए? 14। क्या इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है और 3 बेंजीन रिंग है? तो बेंजीनॉइड में n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स। बोलो क्लियर? ऑब्वियसली प्लेनर होगा। जहां नहीं होगा वहां सर बोल देंगे। ठीक, तो दूसरे हो गए नॉन बेंजीनॉइड्स, जो एरोमेटिक तो हैं पर नॉन बेंजीनॉइड्स, जिसमें बेंजीनॉइड नहीं है भैया, बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक, नॉन बेंजीनॉइड्स। नॉन बेंजीनॉइड्स, नॉन बेंजीनॉइड को कैसे बोलेंगे? विच डू नॉट contains benzene ring but are aromatic, ठीक, जो बेंजीन रिंग कंटेन नहीं करते पर एरोमेटिक हैं। जैसे इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या यहां पे साइक्लिक क्लाउड है? डबल बॉन्ड 6 सारी जगह कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है। क्या ये जिंदगी में प्लेनर भी है और क्या ये एरोमेटिक भी है? तो क्या इसमें बेंजीन रिंग है? तो क्या हो गया? नॉन बेंजीनॉइड। सिमिलरली अगर मेरे पास कहानी कुछ ऐसे हो गई, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, साइक्लिक, प्लेनर। क्या बेंजीन रिंग है? दिस इज नॉट अ बेंजीन रिंग। ठीक, सो ये क्या हो गया? नॉन बेंजीनॉइड, पर है कैसा? एरोमेटिक। बोलो समझ में आया? तो एरोमेटिक की वैरायटीज समझ में आती हैं भाइयों? हाँ जी, नॉन एरोमेटिक की कोई वैरायटी नहीं है भाई, सिर्फ किसकी है? एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तीनों चीजें समझ में आई? हाँ जी जनाब। सर एरोमेटिक जैसे कि हमने उसको स्मेल से एसोसिएट किया था सर, लेकिन इन दोनों में फिर फर्क क्या है, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक? अभी तो रूल्स के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, अब स्मेल का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया।
ठीक, नहीं, वो नहीं, property। बहुत सारा फर्क है। अभी प्रॉपर्टी तक तो पहुंचे ही नहीं सर, अभी तो सिर्फ तुम्हें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक करवा रहे हैं। बोलो वो समझ में आ रहा है? तो चलो कुछ अब प्रैक्टिस करने का मजा आएगा, है ना, क्योंकि अब हमें दिमाग चलाना होगा। ठीक, तो मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर देता हूं, पहले मैं कुछ आपके साथ खुद डिस्कस करता हूं, फिर आपको घर के लिए स्ट्रक्चर दे देंगे, बनाते रहो, ढूंढते रहो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, है ना, मेरा क्या जाता है। पहला, पहला सेट मेरे पास ये है, पहला सेट मेरे पास ये है। अब इसमें मेरे को बताना है भैया कौन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक, है ना, सारी कहानी क्लियर करनी है। कौन बेंजीनॉइड, कौन होमोसाइक्लिक, सारा कुछ बताएंगे अपन अब, है ना। अब मेरे को फटाफट से बता डालो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 3 पाई इलेक्ट्रॉन। बेटे ये ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है ना? एनीथिंग इन कॉन्जुगेशन इज पाई, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो अब भैया ये साइक्लिक है क्या? नॉन साइक्लिक है। तो भैया 2 पाई इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्लियर जी? बात समझ में आएगी? पिछली भी चले गई? आ गई। अब इधर आ जाओ, इधर की कहानी क्या बोलती है? क्या ये साइक्लिक है? और प्लेनर तो है ही, तो ये कैसा होगा? क्या ये एरोमेटिक होगा? ये एरोमेटिक होगा। इधर 4 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक है, प्लेनर है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक, इधर तो कोई रूल ही नहीं है, तो सिंपल बात है, ये क्या है? कितना मजा आया, बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत देना ही तो काम है अपना। यार क्या आप लोग ऐसा चाहते हो सर जो करवाएं हमारा को सब कुछ पानी की तरह आ जाना चाहिए? ऐसा चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब मैं तुम्हारा उल्लू बनाने लगूंगा, तो जो बढ़ाऊंगा उसको सब कुछ आ जाएगा। हाँ जी, क्या बोलते हो? कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? साइक्लिक है? नॉन साइक्लिक, तो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसा? साइक्लिक, प्लेनर, एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक। लेकिन क्या बेंजोनाइड है? नहीं है ओए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक। कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। इसमें यहीं पे कहानी खत्म। बोलो समझ में आया? खत्म थोड़ी हो गया। एक जगह छूट गया यार, कहाँ पे छूट गया? चलो ठीक है।
चिंता नहीं करना। ठीक है जी, थोड़ा सा और अंग्रेजी बना देते। ठीक है, इन हाइड्रोजन को क्या नाम देते हैं? ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन। माइंड इट, यहां पे लिखा ना होता कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई रिपल्शन नहीं। रिंग इज क्वाइट लार्ज। ये सिर्फ तुम्हें डराने के लिए बना दिया मैंने। ठीक, वो सिर्फ डेकालिन में जहां वो पास पास आते थे हाइड्रोजन, वहां ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन क्या करते थे? रिपेल करके आउट ऑफ प्लेन कर देते थे। यहां कोई आउट ऑफ प्लेन का काम नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? बिकॉज ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन आर क्वाइट फार फ्रॉम ईच अदर। समझ में आई? 12-12 कार्बन का रिंग हो रहा है, कोई कितने कार्बन का हो रहा है। अभी सबसे पहले इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। साइक्लिक है कि नहीं? ठीक, प्लेनर तो वैसे ही है ये। ठीक, तो अब हमारे पास ये क्या हो गया? 14 साइक्लिक प्लेनर। ये कंपाउंड एरोमेटिक। ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन यहां नहीं करते बेटा रिपल्शन, रिंग इज लार्ज इनफ, है ना? अब यहां आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। साइक्लिक है कि नहीं? साइक्लिक। प्लेनर तो है ये। और ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। बोलो क्लियर? यहां आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। साइक्लिक है क्या? क्यों? दो सिंगल बॉन्ड इकट्ठे, कॉन्जुगेशन ब्रेक। नॉन साइक्लिक कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। बोलो ये भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कुछ समझ में आ रहा है सर क्या बोल रहे हैं? ठीक, आगे चलते भाई। बोला बहुत सारे एग्जाम्पल करने को है। ठीक, दुनिया जहान के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है जी। Now tell me how many pi electrons are there? Are there 6 pi electrons? Which ones? 1 2 3 4 5 6। दो में से एक पाई और दूसरा उसका, समझ में आता है? एक सिग्मा एक पाई। क्लियर? तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक और नॉट? डेफिनेटली साइक्लिक। प्लेनर और नॉट? सर ने बोला ही नहीं तो प्लेनर ही होएगा। ठीक है जी, तो क्या होगा ये? क्या ये एरोमेटिक है? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। क्लियर? अब यहां आ जाओ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। है कि नहीं? है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, अभी बोलो साइक्लिक नॉन साइक्लिक? नॉन साइक्लिक।
और प्लेनर तो क्या हो गया ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक Na। क्लियर? इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक और नॉट? यस, मजा आ गया, पॉजिटिव चार्ज लग गया। तो हमारे पास लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या हो गया? साइक्लिक हो गया ना भाई, बना दिया ना सर ने किस तरह से साइक्लिक। और प्लेनर तो हमारे को बचपन से ही पता है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये एरोमेटिक तो है ना भाई, और हेट्रोसाइक्लिक है, समझ में आता है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 8 पाई इलेक्ट्रॉन है ना जी। कौन से वाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 जो दिखाई नहीं थे सर ने। समझ में आती बात? नेगेटिव चार्ज मींस लोन पेयर। तो यहाँ पे साइक्लिक है कि नहीं? क्या बात है। तो प्लेनर तो होएगा ही, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक। बोलो बच्चे, ये भी समझ में आया? दो तीन एग्जाम्पल और शेयर करता हूं, ठीक, थोड़ा सा मजा आई थिंक सो आ रहा है। चलो जी, इसमें से ढूंढने का कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2। बेटा ये क्या साइक्लिक है? डेफिनेटली है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, सारी पोजीशन तो कंजुगेशन में। जब कभी यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। आप रिजोनेंस करोगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा कि नहीं आएगा ना, और डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो पूरे इस तरह से अगर इस साइड मूव करवाओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, यहां पे मूव करेंगे, सारी जगह पे साइक्लिक क्राउड रहेगा भाई, एक ना दूसरा। जब ये कॉन्जुगेशन में है ना, तो कहीं ना कहीं से स्ट्रक्चर में क्या होगा, रिजोनेंस होती रहेगी, तो ये साइक्लिक ही होगा। प्लेनर तो बचपन से ही था, जब इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा अपने आप आएंगे, ठीक। जब कोई पोजीशंस कॉन्जुगेशन में होती है ना, तो हर जगह आएगा ही आएगा। ये कॉन्जुगेशन दिख रही है ना आपको, ठीक। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक हुआ कि नहीं? इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? क्या बात है, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही बोला, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये भी क्या है, पाई है, और ये भी कंप्लीट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ये बॉन्ड अपने आप आएगा, किसी दूसरे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आएगा। जब ये यहां पे मूव करवा दोगे, अपने आप ये यहां पे भी बॉन्ड आएगा, कोई टेंशन नहीं है उसकी। दिस इज साइक्लिक। तो ये साइक्लिक रहेगा। और कैसा रहेगा? प्लेनर कैसा रहा? एरोमेटिक। यहां कितने? 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो साइक्लिक और नॉट? ठीक। प्लेनर और नॉट? तो कैसा? एंटी एरोमेटिक। यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2, ठीक। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, तो नॉन एरोमेटिक। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। साइक्लिक और प्लेनर तो डेफिनेटली है ही है। क्या होगा? बेसिकली बेटा ये और ये सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, सिर्फ लड्डू बनाने के लिए चार्ज बना दिया है। इसको अगर यहां ले जाते तो क्या ये ही नहीं बन जाता? समझ में आई बात? सिर्फ बनाने के लिए है। तो बेटे उम्मीद करता हूं अब तुम्हें आराम से समझ में आता है कौन एरोमेटिक है, कौन होमोसाइक्लिक, कौन हेट्रोसाइक्लिक, कौन बेंजीनॉइड, कौन नॉन बेंजीनॉइड, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन एरोमेटिक। बोलो समझ में आता है कि नहीं? अब एक तुरुप का इक्का
कहने का मतलब ये बात जो मैं बता रहा हूं ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें, ठीक। एक स्पेशल चीज करवा रहा हूं मेरे स्पेशल बच्चों के लिए, क्वासी एरोमेटिसिटी। क्वासी एरोमेटिसिटी, ध्यान से समझना। क्वासी एरोमेटिसिटी एप्लीकेशन अगली बार करवा दूंगा, टाइम इतना नहीं है, पर क्वासी एरोमेटिसिटी समझ लेना पहले, ठीक। एक बात मेरे को बता दो, मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है, छोड़ो यार, नौ इस मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इन टोटल? 12 है। आर यू 12 है? पक्का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? ठीक। पर क्या हमें ये एरोमेटिक जैसा नजर आता है कहीं से? एरोमेटिक तो नजर नहीं आ रहा है हमारे को। क्यों क्या इसके इलेक्ट्रॉन क्या उसका कॉन्जुगेटेड है? कहीं पे एरोमेटिसिटी नजर नहीं आती। ये दो सिंगल बॉन्ड इकट्ठे नहीं नजर आ रहे? आ रहे कि नहीं? ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, पर हाँ चलो लोन पेयर है इसके अंदर, है ना। बट एज द होल हमें ये स्ट्रक्चर जो है ये कुछ ऐसा लग रहा है कि एरोमेटिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक। ये एरोमेटिक हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे देखना है? अरे रुक जा यार, 12 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते क्या एरोमेटिक देते हैं? क्या देते हैं? एंटी। हमें लगता है एंटी एरोमेटिक। जैसे आप मेरे को 12 बोल रहे हो तो हमें क्या लगता है? एंटी एरोमेटिक। 12 तो एंटी एरोमेटिक की बात होती है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इधर ध्यान देना, मैंने इन इलेक्ट्रॉन को यहां ले गया और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां ले गया। जो मेरा अगला स्ट्रक्चर बना वो कुछ ऐसा बना। क्या ऐसा बना कि नहीं बना? डबल बॉन्ड के ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहां है, डबल बॉन्ड बन गया, और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जरा इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन बोलोगे, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस रिंग? ऊपर वाले में 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या ये साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई साइक्लिक इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रक्चर तो प्लेनर है ही है। यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और क्या वो साइक्लिक है? तो ऊपर वाला रिंग भी क्या हो गया? एरोमेटिक। नीचे वाला रिंग भी क्या हो गया? दोनों रिंग एरोमेटिक हो गए। इसका मतलब ओवरऑल कंपाउंड कैसा था? एरोमेटिक था। पर हमें देखने में क्या लग रहा था? एंटी एरोमेटिक लग रहा था। हमें देखने में क्या लग रहा था? एंटी एरोमेटिक। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते, घबराना नहीं, ये डेवलपमेंट होती है। क्या ये किसी भी एंगल से एरोमेटिक नजर आता है? क्या ये किसी भी एंगल से आपको एरोमेटिक नजर आता है? क्या इसमें कंप्लीट कंजुगेशन साइक्लिक क्लाउड कुछ ऐसा दिख रहा है? इसमें तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ, यही हो सकता है। पूरे रिंग में तो नहीं मूव कर सकते। पर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन ले गया डबल बॉन्ड के, और अगला जो स्ट्रक्चर मैंने बना मारा वो कुछ ऐसा बना दिया।
हाँ जी, then tell me how many pi electrons are there? 2 pi electron. Is there cycle? Is there cycle? Cyclic, planar, क्या हो गया? एरोमेटिक देखने में लग रहा था क्या? तो बेटा क्वासी एरोमेटिसिटी क्या होती है? बेटा when aromaticity is brought about by ionization, जब हम एरोमेटिसिटी आयनाइजेशन से लेकर के आते हैं, इस फिनोमिना को क्वासी एरोमेटिसिटी बोला जाता है। ठीक, एरोमेटिसिटी brought about by आयोनाइजेशन, जब एरोमेटिसिटी को हम लेके आते हैं बाय आयनाइजेशन, तो इस फिनोमिना को हम झूठी एरोमेटिसिटी, क्वासी एरोमेटिसिटी बोल देते। क्वासी का मतलब क्या होता है? झूठी। सो दैट इज कॉल्ड एज, नो डाउट कंपाउंड इज एरोमेटिक। ठीक, तो इसको एरोमेटिसिटी कहा जाता है। ठीक, पर ये क्वासी एरोमेटिसिटी है। सर हमें कैसे पता चलेगा? हमें कहां पे ऐसा करना है? आप कहीं पे भी 2 रिंग होंगे बीच में, यानी आप एक बात समझ लो, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा तो क्वासी एरोमेटिसिटी की मदद ले सकते हो। साइकिल के बाहर का डबल बॉन्ड होगा, बेटा इज दिस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? इज दिस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? साइकिल के बाहर है। इज देयर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अगर होता है तो उसको हम आयनाइज कर देते होते हैं और फिर देखते हैं क्या वो एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो अगर वो एरोमेटिक निकलता है तो उसको हम क्वासी एरोमेटिक कहते हैं। पर ऐसा नहीं कि आयनाइजेशन से हमेशा एरोमेटिक हो जाए, ये जरूरी थोड़ी भी है। ठीक, जैसे हमारे पास क्या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? हम इसको आयनाइज कर सकते हैं। अब चाहे इसको यहां ले जाओ, ऊपर ले जाओ, एक ही बात है, दोनों में सेम ही तो है। इसका अगला स्ट्रक्चर बनाए, यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव, और यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव। इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन बोलो, साइक्लिक और नॉट? तो ये रिंग कैसा होगा? एरोमेटिक। लेकिन यहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, साइक्लिक। ये रिंग कैसा? एंटी एरोमेटिक। तो इसमें तो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं बना ना भाई, इसमें एक रिंग एरोमेटिक बना, दूसरा रिंग एंटी एरोमेटिक बना। तो ये जरूरी नहीं भी सारा कंपाउंड एरोमेटिक हो ही जाए। समझ में मेरी बात आई कि नहीं? पर ये सिर्फ तब कर सकते, कब? साइकिल के बाहर कोई डबल बॉन्ड हो, तब हम आयनाइजेशन का मदद लेते हैं। ठीक, यहां बताने के लिए, क्योंकि ये तो पक्का एरोमेटिक रिएक्टर अगर देख रहे हैं तो साइकिल में देख रहे हैं, बिना साइकिल के तो देख ही नहीं रहे हैं अपन। समझ में आई? तो साइकिल होगा तभी होगा एरोमेटिक। और दूसरी बात, फिर हम आयनाइजेशन कर सकते हैं अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो, साइकिल के बाहर के डबल बॉन्ड हो तो हम ऐसे आयनाइजेशन कर सकते हैं। अब वो किसी भी साइड ले जा सकते हैं, कोई चीज एरोमेटिक बनेगी, कोई, है ना। इसमें अगर आप बोलोगे ओवरऑल कंपाउंड क्या है, वी कैन नॉट से इट इज एरोमेटिक, इट इज नॉन एरोमेटिक। इसका एक पार्ट क्या है? एरोमेटिक। एक पार्ट क्या है? एंटी एरोमेटिक। दैट डिपेंड्स अपॉन आयनाइजेशन, कि जब इसके ऊपर अटैक होगा, ठीक, कोई भी चीज के ऊपर रिएक्ट करेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी, उसके हिसाब से पता चलेगा कि एरोमेटिक रहेगा कि नहीं रहेगा। समझ में आई? हाँ जी बेटा। हाँ ऑब्वियसली वो जाना चाहेगा, वो उसके ऊपर अब आगे एप्लीकेशन करवाऊंगा ना इसकी, तो पता चलेगा। अभी एप्लीकेशन नहीं करवाई बेटा, अभी तो सिर्फ समझाने की कोशिश की है कि क्वासी एरोमेटिसिटी क्या होती है। वो समझ में आया कि नहीं? और कैसे क्वासी एरोमेटिसिटी करते हैं, किस साइड को। देखो अभी इसके बारे में बहुत कुछ है, तो वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्वासी एरोमेटिसिटी को। अभी अभी कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बताया कि डेफिनेशन बताई है। एप्लीकेशन तो अभी ना एरोमेटिसिटी की बताई है, ना एप्लीकेशन एंटी एरोमेटिक, किसी की बताई थोड़ी एप्लीकेशन। अभी सिर्फ क्या किया, डेफिनेशंस दिए तुम्हें।
तो क्या तुम्हें पता चला कि एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? क्या तुम्हें यह पता चला कि एंटी एरोमेटिक किसको बोलते हैं? क्या ये पता चला कि नॉन एरोमेटिक किसको बोलते हैं? क्या ये पता चला कि क्वासी एरोमेटिसिटी क्या होती है? सिर्फ डेफिनेशंस। इसकी प्रॉब्लम्स नेक्स्ट बार डिस्कस करेंगे। होपफुली यू एंजॉयड द लेक्चर। उत्तर आज जितना कुछ पढ़ाया है ना मैंने बच्चे, ठीक, उत्तर ढूंढो किताब, हम जाओ, है ना। और मैंने तुम्हें एक बात ध्यान रखना, मैंने तुम्हें कभी भी एमएससी नहीं करवानी है, रिसर्च नहीं करवानी है तुम्हारे को, मेरे को, ठीक। मुझे तुम्हें साइंटिस्ट नहीं बनाना है, मुझे तुमसे कंपटीशन में रैंक 1 लेना है। समझ में आई बात? रैंक 1 के लिए छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। रैंक 1 में तो एक ही क्वेश्चन गलत हुआ, पीछे रह गए आप। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ते भाई, वो पढ़ाते होंगे और सिलेक्शन के लिए। मैं नहीं पढ़ाता सिलेक्शन के लिए, मैं पढ़ाता हूं हाईएस्ट रैंक के लिए, इसलिए कुछ छोड़ता नहीं हूं जो कि आपके लेवल तक है। अभी इसमें मैं बहुत कुछ कर सकता था, ठीक, बट अभी सिर्फ मैंने आपको वहीं तक लेके गया हूं जहां तक आप जा सकोगे, ठीक। +1 के बच्चों की तरह जहां तक आप जा सकोगे वहां तक लेके गया हूं, और इससे आधा भी आपके दोस्तों की कॉपियों में नहीं है, ठीक। पूछना कभी, हाँ जी, एक बारी पूछना क्वासी एरोमेटिसिटी क्या होती है। एनी हाउ, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।